हाय फ्रेंड्स, आपका मोस्ट वेलकम करता हूं पीक पॉइंट एकेडमी में। हम लोगों ने क्या देखा था, एसी थ्योरी हम लोग पढ़ रहे थे। एसी थ्योरी में आप लोग को क्या जानना था, एसी थ्योरी का जो बेसिक था वो मैं आपको बता चुका था, लेकिन आपकी बेसिक लैंग्वेज मैं आपको नहीं मैंने बताई थी। कुछ बेसिक लैंग्वेज ऐसी हैं जिनको आप लोग को पढ़ने के बाद में जो आपके छोटे छोटे क्वेश्चन है वो सभी क्या कर लेंगे, आप लोग प्रिपेयर कर लेंगे। तो मैं आपको वो सभी टॉपिक्स बताऊंगा जिन जिन आज आपको सिलेबस करने हैं। इन सिलेबस को करने के बाद में आप लोग को किसी प्रकार के छोटे क्वेश्चन को छोड़ने की आदत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हाँ, यदि आप इस बात का विशेष तौर पर ध्यान दें, यदि आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है तो ये टॉपिक एक ऐसा है जो आपके अंदर एक पढ़ाई का जुनून लेके आएगा। आप इस बात को ध्यान दीजिए, क्योंकि ये जो टॉपिक्स है जो आपके एसी थ्योरी में लेकर के आपकी यूपी आर्मिनल हो, ये डीआरडीओ की, किसी भी एग्जाम में आपको इस टॉपिक से, एसी थ्योरी से आपके क्वेश्चन पुटअप जरूर होते हैं। तो इन क्वेश्चनों को आप जरूर देखें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखिएगा, मैंने आपको बताया साइन वेव। साइन वेव ये वो ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बारे में मैं आपको नॉलेज प्रदान करूंगा। अब आप देखिए, पहला आपका टॉपिक है साइन वेव। साइन वेव को कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद आपका है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के बारे में आपको बताऊंगा कि एसी की फ्रीक्वेंसी कैसे वेरिएबल होती है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपकी जो इंडिया में कितनी फ्रीक्वेंसी की आपकी सप्लाई आती है, ये भी आपको नॉलेज प्रदान करूंगा। उसके बाद में साइकिल वगैरह जो भी टॉपिक्स है मैं आपको एक एक टॉपिक्स को खत्म करूंगा। तो आप पहले टॉपिक्स को समझिए। आपका क्या है, पहला टॉपिक्स है आपका साइन वेव के बारे में आपको समझाना मुझे। तो साइन वेव के बारे में आप अच्छी तरह समझ लीजिए। इसको बोलते हैं ज्यात तरंग। क्या बोलते हैं बेटा, ज्यात तरंग। आपकी जो प्रत्यावर्ती धारा होती है, मतलब एसी होती है। एसी में क्या क्या होती है, एक तो धारा का जिक्र होता है, दूसरा किसका जिक्र होता है बेटा, वोल्टेज का जिक्र होता है। पहला तो धारा का जिक्र होता है और दूसरा वोल्टेज का जिक्र होता है। तो किसी की लैंग्वेज को बनाने के लिए केवल दो विशेष तौरों पर ध्यान दिया जाएगा, प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज, राइट। या फिर प्रत्यावर्ती धारा में वो नियम लागू होगा या फिर प्रत्यावर्ती वोल्टेज में नियम लागू होगा। धारा और वोल्टेज एक दूसरे के समानुपाती हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से क्या है, अलग हैं। जहां पे वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है, हाई होती है, वहां धारा क्या होती है बेटा, कम होती है। ये सब चीजें मैं आपको पिछली वीडियो में, जो मेरे बेसिक वीडियो है आईटीआई की, वो सब चीजें मैं प्रोवाइड करा चुका था। अब यहां पे आई साइन वेव के बारे में आपको बताना पड़ा। अब आप समझिए, जो आपका प्रत्यावर्ती धारा, एसी क्या कह सकते हैं, प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज। अब आप मेरी बात समझिएगा, जो ये ज्यात तरंग बनती है आपकी, ये जो आपका, मैं ऐसे आपका एक फिगर मैंने आपको रेडी किया था एसी का। इधर पे मैंने आपको बताया था ये पॉजिटिव वैल्यू होती है, इधर पे मैंने आपको बताया निगेटिव वैल्यू होती है। इधर पे पॉजिटिव, इधर पे क्या होती है बेटा, निगेटिव होती है। समझिएगा मेरी बात को। उसके बाद में आप देखिए ये तैयार कैसे होता है, ये रेडी कैसे होता है, हम इस बात पे जिक्र करेंगे। तो अब मेरी बात समझिएगा, जो आपके धारा या वोल्टेज की जो फेज कोण होते हैं, क्या होते हैं बेटा, फेज एंगल होते हैं। फेज एंगल, फेज एंगल, फेज एंगलों की, फेज एंगल क्या होते हैं, जो भाई अगर धारा चल रही है ना किसी एंगल पे तो मूव कर रही होगी, और आपका वोल्टेज चल रहा होगा तो किसी ना किसी एंगल पे। दो प्रकार के होते हैं, एक आपका लैगिंग फैक्टर होता है, एक आपका क्या होता है, लैगिंग होता है, एक होता है आपका, एक मिनट, दो प्रकार के पावर फैक्टर होते हैं। जब आपका वी आई से पिछड़ रहा हो या आगे जा रहा हो तो दो प्रकार के फैक्टर होते हैं, एक आपका लीडिंग पावर फैक्टर होता है, एक आपका लैगिंग पावर फैक्टर होता है। मैं इस विषय में ही जिक्र करूंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा रुक करके। अब मेरी बात समझिएगा, अब धारा वोल्टेज किसी ना किसी एंगल पे चल रहे होंगे, मुझे नहीं पता धारा वोल्टेज से पश्चिमगामी है कि अग्रगामी है, राइट। अब मेरी बात समझिएगा, फेज एंगल इसी पे डिपेंडेंट होता है। अब जब एसी, ये सपोज करिए धारा जा रही है, धारा जा रही है, इधर पे आपकी इसके अकॉर्डिंग क्या लग रहा है, ये आपकी टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड के अनुसार साइकिल आपकी क्या हो रही है, मूव हो रही है। समझिएगा मेरी बात को। अब इसी के अकॉर्डिंग जो फेज एंगल होता है, फेज एंगल का आपका किसमें, ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देना। फेज एंगलों के अनुसार V और I की वैल्यू को एक ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के बाद में जो एक चित्र प्राप्त होता है उसे साइन वेव के नाम से जाना जाता है। किस वेव के नाम से जाना जाता है बेटा, साइन वेव के नाम से जाना जाता है। ये आपकी एक बेसिक है, एक क्या है, बेसिक है। अब पूछ लिया जाए, जो ये एसी तरंग होती है वो कहां से उत्पन्न होती है, जो अल्टरनेटर्स वगैरह होती हैं वहां से आपकी एसी तरंग क्या होती है, एसी वेव्स निकलती हैं। और आपके जो अल्टरनेटर्स के अलावा जो आपके अल्टरनेटर हो गए और जो भी आपके ऑक्सीलेटर वगैरह हो गए, इससे सब क्या निकलती है, आपकी वर्गाकार तरंग निकलती हैं, साटूथ तरंग निकलती हैं। ये सब तरंगे क्या होती हैं बेटा, निकलती हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को। इसके बाद में
ये सब मैं पहले वीडियो में आपको बता चुका हूं। आप लोगों को क्या करना है, नोटिस करना है इस पॉइंट को। उसके बाद में आप देखिए आवृत्ति क्या होता है, मैं इस पे जिक्र करूंगा। ये टॉपिक खत्म हो चुका है। उसके बाद में आप देखिए आवृत्ति क्या होती है। फ्रीक्वेंसी के बारे में हम लोग आपको बताएंगे। फ्रीक्वेंसी होती क्या है, कुछ नहीं होती बेटा। एक सेकंड में, ध्यान दीजिएगा, फ्रीक्वेंसी हो या टाइम पीरियड हो, इन सभी की लैंग्वेजों को बताने के लिए ये फ्रीक्वेंसी एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको आपको किसी भी तरीके से बनाया जा सकता है, किसी भी तरीके से बनाया जा सकता है। बस आपके पास में क्या होना चाहिए, छोटा सा माइंड होना चाहिए। अब मैं आपको माइंड देता हूं, माइंड होता क्या है। अब मेरी बात समझिएगा, मैंने कहा फ्रीक्वेंसी, अब ये समझिए कि ये आपकी क्या बनी हुई है, साइकिल बनी हुई है, अर्थात साइन वेव बनी हुई है। ये कह सकते हैं साइन वेव क्या बनी हुई है, साइन वेव बनी हुई है। मैं कह रहा हूं एक सेकेंड में, कितने सेकेंड में बेटा, एक सेकेंड में कोई भी चीज परफेक्ट होती है, कितनी होती है, एक होती है। एक सेकेंड में ये आपकी जो धारा है, जितने चक्कर लगा ले वह उसकी क्या है बेटा, आवृत्ति है। मैं कह रहा हूं कि सपोज करें एक सेकंड में, सपोज यहां से यहां तक आपकी क्या कर ले, एक चक्कर पूरा कर ले। जैसे एक वन साइकिल कंप्लीट, उसके बाद में ये 2 साइकिल कंप्लीट कर ले, एक सेकंड में यही प्रोसेस कर लेता है। अब मेरी बात समझिएगा, एक सेकंड में वो जितनी चक्कर लगाती है वह उसकी आवृत्ति कहलाती है। आवृत्ति मीन्स बार बार दोहराए जाना, लेकिन वैल्यूएशन क्या हो, टाइम क्या हो आपका, 1 सेकेंड हो। 1 सेकेंड में जितनी साइकिल वो दोहराती है, जितने चक्रों को पूरा करती है, वह उसकी आवृत्ति कहलाती है। किसी की भी यदि प्रत्यावर्ती धारा की बात करेंगे तो प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति हो जाएगी। यदि हम किसी आपकी वस्तु की बात करेंगे, सरलोलक की बात करेंगे, तो आपका क्या हो जाए, सरलोलक की आवृत्ति हो जाएगी। जैसे जिसकी आवृत्ति वैसे उसकी आपकी, एक सेकेंड में ही लिखना है, एक सेकेंड में ही हर चीज को क्या करना है, काउंट करना है। एक सेकेंड में प्रत्यावर्ती धारा जितने चक्रों को पूरा करती है वो उसकी यूसी कहलाती है, मतलब उसकी वो क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। मेरी बात समझ गया। अब एक सेकंड में किए गए चक्रों की संख्या को, एक सेकंड में प्रत्यावर्ती धारा द्वारा पूरे किए गए चक्कर, समझ रहे हैं मेरी बात को, पूरे किए गए चक्रों को ही क्या कहते हैं बेटा, आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, ये आपकी डिफिनीशन हो गई। ये क्या हो गई, डिफिनीशन हो गई। बस आपको कोई भी चीज के लेनी है, एक सेकंड में लेनी है। मेरी बात समझ रहे हैं मेरी बात को। अब आवृत्ति को, फ्रीक्वेंसी को आपको एफ से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब स्टैंडर्ड बुक में एफ आ गया है फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इसकी इंग्लिश से ही पता चलता है कि आपका फ्रीक्वेंसी है, राइट। अब पिछली छोटी क्लासों में आप किससे प्रदर्शित करते थे, एन से प्रदर्शिट करते थे। कैसे प्रदर्शित करते हैं, एन से प्रदर्शित करते थे, स्मॉल एन से प्रदर्शित करते थे। लेकिन जो बच्चे आपके नए स्टूडेंट आए हुए हैं, जो रियल में अभी न्यू पढ़ाई स्टार्ट की है, उनके लिए दोनों वैल्यू सही है। चाहे वो एफ लिख दे तो बेटर, और चाहे वो स्मॉल एन से प्रदर्शित कर दे तो बेटर, राइट। अब उसके बाद में समझिएगा, अब मैंने आपसे कहा फ्रीक्वेंसी का जो मात्रक होता है वो क्या होता है बेटा, नॉर्मली हर्ट्ज होता है। क्या होता है, हर्ट्ज, इसे बोलते हैं हर्ट्ज। क्या बोलते हैं बेटा, हर्ट्ज होता है। क्वेश्चन आता है कि आप बताइए फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या होता है बेटा, तो हर्ट्ज होता है। अब मेरे सेकंड मात्रक की बात करेंगे। सेकंड मात्रक हो क्या सकता है, सेकंड मात्रक में समझिएगा, मैंने कहा एक सेकंड में वो जितने चक्कर लगाता है, चक्कर मतलब साइकिल, चक्कर मतलब क्या, साइकिल। वो एक साइकिल यहां तक पूरी कर रहा, फिर दूसरी साइकिल यहां तक पूरी कर रहा, फिर तीसरी, फिर चौथी। अब एक साइकिल, अर्थात एक सेकंड में वो जितनी साइकिल लगाए, यानी साइकिल पर सेकंड भी फ्रीक्वेंसी का मात्रक होता है। क्या होता है बेटा, साइकिल पर सेकंड भी फ्रीक्वेंसी का मात्रक होता है। एक ये मात्रक हो गया, दूसरा आपका क्या होगा, ये मात्रक हो गया, हर्ट्ज हो गया। समझ रहे हैं। अब उसके बाद में देखेंगे, अब साइकिल क्या है। देखो मुझे इस अपने टाइम के अकॉर्डिंग इन पूरे टॉपिक्स को क्या करना है, फिनिश करना है, राइट। तभी आप लोग को क्या होगी, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरह होगी, क्योंकि टाइम हम लोग के पास में क्या है बेटा, कम है। साइकिल के बारे में मैं आपको बताने वाला था। साइकिल में आप देखिए साइन वेव ऑर्डिनरी बनी हुई है। मैंने आपको बताया कि प्लस माइनस प्लस। अब ये आपका क्या हो गया, एक साइकिल पूरी हो गई, और इस प्रकार आपकी एक साइकिल इस प्रकार एक साइकिल पे अर्थात ये साइकिल आपकी एक राउंड हो गई। एक साइकिल पे आपको ध्यान दीजिएगा अच्छी तरीके से, मैं आपको बताने क्या वाला हूं। एक साइकिल अर्थात एक पूरा चक्र पूरा करना। एक साइकिल मतलब एक पूरा क्या करना, चक्र पूरा करना। और जब आप चक्र पूरा करते हो तो बीच में कितने अंश का कोण बनेगा, 360 अंश का कोण बनेगा कि नहीं बनेगा, 360 अंश। अर्थात एक चक्कर लगाने में साइकिल 360 अंश का कोण तय करती है। ये तो पहला टॉपिक हो गया जो आता है,
मैं उस पर चर्चाएं करूंगा। अर्थात एक चक्र लगाने में या चलने में कह सकते हो, लगाने में साइकिल 360 अंश कोण क्या करती है, अपने केंद्र पर अंतित करती है, ये कह सकते हैं, राइट। अब उसके बाद में देखिएगा 360 अंश अंतित करती है, वो तो ठीक हो गया, ये तो हमारा मेन टॉपिक हो गया। अब मेरे कहने का तात्पर्य है कि चक्र क्या होता है, सीधे सीधे आप कहेंगे एक पॉजिटिव, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव साइकिलों को मिलाने पर एक चक्र का निर्माण होता है। एक दो पॉजिटिव और एक निगेटिव मिलाने पर एक क्या होता है बेटा, चक्र का निर्माण होता है। ये मेरी खुद की डिफिनीशंस है, मैंने खुद की डिफिनीशंस बनाई हुई हैं ताकि आप लोग को पढ़ने में क्या लगे, थोड़ा सा इंटरेस्टेड टॉपिक आ जाए। विदाउट इंटरेस्ट के आप लोग पढ़ोगे तो आप लोग नहीं पढ़ पाओगे, राइट। अब आप मेरी बात समझिएगा, टाइम पीरियड, एक चक्र पूरा करने में जो समय लगता है, एक चक्र पूरा करने में जो समय लगता है उसे क्या कहेंगे, टाइम पीरियड कहेंगे, टाइम पीरियड कहेंगे। इन लैंग्वेजेस में है कुछ नहीं, केवल लॉजिक है। एक चक्र को पूरा करने में जो समय लगा, दैट इज अ टाइम पीरियड, उसे कहेंगे समय अंतराल। क्या कहेंगे बेटा, समय अंतराल कहेंगे। अब समय अंतराल कहेंगे तो अब मेरी बात समझिएगा, समय अंतराल की बात करें यदि, ये आपकी साइकिल हो गई। अब समय अंतराल की बात करेंगे, समय अंतराल की क्या होगा बेटा, टाइम पीरियड की बात करेंगे। तो अब मैंने आपको बताया था एक सेकंड में किए गए चक्रों की संख्या को क्या कहते हैं बेटा, आवृत्ति कहते हैं। ये मैं आपको बता चुका था, आवृत्ति कहते हैं। एक सेकंड में चले गए चक्रों की संख्या क्या कहते हैं बेटा, आवृत्ति कहते हैं। अब मेरी बात समझिएगा, अब एक सेकंड में, राइट, ये चीज हो चुकी है। अब मैं ये चीज कहूंगा, एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है उसे क्या कहते हैं बेटा, आवर्तकाल कहते हैं, या कह सकते हैं टाइम पीरियड कह सकते हैं। इसको कह सकते हैं आवर्तकाल, या कह सकते हैं बेटा टाइम पीरियड भी कह सकते हैं। समझ रहे मेरी बात को, आवर्तकाल या समय अंतराल। एक चक्कर पूरा करने में क्या बेटा, एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है, जितना समय लगता है, जितना समय लगता है उसे क्या कहते हैं बेटा, आवर्तकाल कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं, या बेटा समय अंतराल कहते हैं, या कह सकते हैं बेटा समय अंतराल कहते हैं, राइट। मेरी बात समझिएगा, ये चीज हो चुकी। एक चक्कर पूरा करने में, यानी एक चक्कर पूरा करने में जो आपको टाइम लगा वही आपका क्या है, आपका टाइम पीरियड है, या आवर्तकाल कह सकते हैं। ये चीज हो चुकी। अब आयाम क्या है, आयाम को भी मैं यही समझा दूंगा, आयाम क्या होता है। इसके बाद में आप देखिए आयाम का टॉपिक। अब मैं आयाम के बारे में आपको बताऊंगा, क्या बताऊंगा बेटा, आयाम के बारे में बताऊंगा। आयाम आप देखिएगा, आयाम है क्या, अर्थात इसको बोलते हैं इंग्लिश में एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं बेटा, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। समझिएगा मेरी बात को, है क्या एम्पलीट्यूड। अब मैंने कहा, अब ये आपका क्या है, मिडिल पॉइंट है कि नहीं है, ये आपका मिडिल पॉइंट है, ये आपका क्या है, नेगेटिव पॉइंट है, ये आपका क्या है, पॉजिटिव पॉइंट है। ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, नीचे जाएंगे तो नेगेटिव, ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, ये सब चीजें आपको पता है। अब उसके बाद में समझिएगा एम्पलीट्यूड होता क्या है, आपके प्लस दिशा में चाहे ऋण दिशा में, आपकी एक दो दिशाएं हैं, एक पॉजिटिव है, एक दूसरी क्या है, निगेटिव है। प्लस दिशा में या निगेटिव दिशा में, अब समझिएगा मैक्सिमम कहाँ पे है, यहाँ पे। अब मैक्सिमम दूरी कहाँ पे नजर आ रही है आपको, यही तो, यहीं पे तो, इसी पॉइंट की तो मैक्सिमम दूरी नजर आ रही है, और इस पॉइंट की तो मैक्सिमम दूरी नजर आ रही है, इस पॉइंट की तो मैक्सिमम दूरी नजर आ रही है। मेरी बात समझिएगा, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि मध्य सिरे से, यानी मिडिल पॉइंट से पॉजिटिव या निगेटिव, ये नहीं कह सकते पॉजिटिव साइन की तरफ जाए या निगेटिव साइन की तरफ जाए, लेकिन हमें मैक्सिमम दूरी चाहिए। क्या चाहिए, किसी कण की या किसी आपकी धारा की या वोल्टेज की, धारा या वोल्टेज की मैक्सिमम कंडीशन एम्पलीट्यूड कहलाती है। क्या कहलाती है, मैक्सिमम कंडीशन क्या कहलाती है बेटा, एम्पलीट्यूड कहला देती है। या कह सकते हैं प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा के पॉजिटिव, पॉजिटिव या निगेटिव, निगेटिव साइन वेव, पॉजिटिव तथा निगेटिव के साइन वेव की मैक्सिमम वैल्यू, की
मैक्सिमम वैल्यू क्या कहलाती है बेटा? एम्पलीट्यूड कहलाती है। ये हो गई आपकी लैंग्वेज। अब एम्पलीट्यूड का कोई ये नहीं पूछेगा कि मात्रा क्या होता है। एम्पलीट्यूड उसी अकॉर्डिंग होगी जिसका उसका एम्पलीट्यूड लिया गया है। ये जिसकी लैंग्वेज में आपका पूछा जा रहा है कि आपकी इसकी मात्रक क्या है, ये सब चीज़ें मैं आपको बता दूँ और मैं आपको बता के ही चल रहा हूँ कि इसका मात्रक पूछा जा रहा है, राइट। और उसके बाद में देखिए ये आपका एम्पलीट्यूड हो गया। एम्पलीट्यूड के बाद में हम आपको बताएंगे पीक वैल्यू क्या होती है। पीक मतलब महत्तम। महत्तम मीन्स क्या होता है? ऊंची वैल्यू। ये इसका पीक है कि नहीं है? कह नहीं देते मुझे पीक पर जाना है। पीक मतलब ऊंचाई पर जाना है। तो यहाँ पे इस साइकिल के लिए यदि हाफ राउंड तय कर रहा है तो इस साइकिल के लिए आपका पीक क्या है? आपका ये। और इस साइकिल के लिए क्या है आपका पीक? ये है, राइट। इस साइकिल के लिए क्या पीक आपका? ये। इस साइकिल के लिए पीक क्या है आपका? ये। मेरी बात समझना है। एक साइकिल में दो पीक बनना है। एक साइकिल में क्या बनना है बेटा? दो पीक बनना है। समझना मेरी बात को। अब मेरी बात समझिएगा, पीक क्या होता है? पीक पॉइंट वैल्यू क्या होती है? मतलब हायर वैल्यू। यही आपका एम्पलीट्यूड कहला सकता है, यही आपका पीक पॉइंट कहला सकता है, राइट। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब दोनों क्या है? एक ही चीज़ है, बट थोड़ा सा अंतर है कि वैल्यूएशन इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम लेनी है, इसमें वो पॉइंट लेना है जो इसमें टॉप चोटी पर हो, ये कह सकते हैं। ओके दोस्तों, अब आप देखिए उसके बाद रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, जिसके बारे में हम लोग बहुत जिक्र करने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको करने के लिए आप लोग को कुछ नहीं करना है कि आपको वीडियो को केवल लास्ट तक बने रहना है। मेरी बात समझिएगा, ये भी टॉपिक्स मैं आपको समझाने वाला हूँ। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊंगा कि ये टॉपिक्स को कैसे सरल तरीके से किया जाता है। ओके दोस्तों, तो देखिएगा आरएमएस वैल्यू के बारे में मुझे बताना था आपको। आरएमएस वैल्यू मैंने आपको यही बताया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये इस चैप्टर की जान कह सकते हैं। इस टॉपिक को समझने के लिए आप लोग को थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा, क्योंकि इस माइंड के बिना आप लोग इस टॉपिक को नहीं समझ सकते हो, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। अब मेरी बात समझिएगा, है क्या ये इंपॉर्टेंट टॉपिक? आप जानते हो कि प्रत्यावर्ती धारा में आपको प्रत्यावर्ती में अर्थात एसी की बात करें, एसी में दो चीजें होती हैं आपकी, मैंने आपको बताई। एक आपकी वोल्टेज होती है, अब दूसरी वैल्यू कौन सी होती है? आपकी धारा होती है, आप बोलेंगे। और आप ये भी जानते हैं समय के अकॉर्डिंग क्या होती है? तो वेरिएबल होती रहती है। समय के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो उतार चढ़ाव इनका आता रहता है। मेरी बात समझिएगा, समय के अकॉर्डिंग ही ये लोग चलते हैं। समय का अकॉर्डिंग कहीं ज़्यादा हो जाए, कहीं कम हो जाए, कहीं ज़्यादा। ये किस पे डिपेंडेंट है? टाइम पे डिपेंडेंट है। मेरी बात समझ रहे हैं? यानी टाइम के अकॉर्डिंग वोल्टेज तथा धारा में के मान में परिवर्तन होता रहता है। मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ। अब मेरी बात समझ में ये आइएगा। अब मेरी बात समझिएगा, जो आपका जो वैल्यू होती है टाइम के अकॉर्डिंग वोल्टेज और धारा की समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। तो इसके जो इनके मानों की जो गणना की जाती है, इनकी जो वैल्यू की जो गणना की जाती है, अर्थात जो इनके कैलकुलेशन किए जाते हैं, इनके मानों को, किस मानों को कैलकुलेशन किया जाता है? तो भाई कहेंगे बेटा उन मानों को कैलकुलेशन किया जाता है जो वैल्यू इफेक्टिव होती है। इफेक्टिव मीन्स बोल दिया जाए प्रभावी होती हैं। क्या होती हैं? प्रभावी मानों को क्या किया जाता है? कैलकुलेशन किया जाता है। कैलकुलेशन किस हिसाब से किया जाता है मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ। आईआरएमएस, किसी वैल्यू की आईआरएमएस निकालने के लिए क्या करते हैं? सभी मानों के क्या करते हैं? सभी मानों की जो तत्क्षणिक वैल्यू निकली हुई है, जो मान निकले हुए हैं, जो इफेक्टिव वैल्यू निकली हुई है, जो प्रभावित होती है किसकी वजह से? टाइम की अकॉर्डिंग की वजह से। सपोज इधर पे मैंने कह दिया धारा इफेक्टिव हो रही है। क्या हो रही है बेटा? धारा इफेक्टिव हो रही। समय के अकॉर्डिंग क्या हो रही? धारा इफेक्टिव हो रही है। तो कुछ नहीं करना है, आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए हमें धारा के जो आपकी धाराएं हैं, धाराओं के जो वेरिएबल मान है, वेरिएबल मान है, उनका सभी का स्क्वायर करके क्या कर देना है बेटा? योग कर देना है। मेरी बात समझिएगा, इधर पे क्या है? I1, तो I1 का होल स्क्वायर प्लस I2 का होल स्क्वायर प्लस I3 का होल स्क्वायर, ऐसे डांट डांट करने के बाद में अब आप मेरी बात समझिएगा, उसके बाद में आप लोग को क्या कर देना है? जितने आपके टर्न्स हैं, सपोज IN तक इसकी वैल्यू गई, और उठा करके आपको कर देना सभी का योग, स्क्वायर कर देना है। इस सभी धाराओं के इफेक्टिव वैल्यूओं का स्क्वायर करने के बाद में योग करना है। उनका क्या निकालना है? रूट निकालना है। उसके बाद में उनकी टोटल संख्या। आरएमएस वैल्यू यही कहती है। आरएमएस वैल्यू की सही लैंग्वेज क्या है? आरएमएस वैल्यू की अगर सही लैंग्वेज अगर देखी जाए तो कुछ नहीं है, प्रत्यावर्ती धारा एसी का वह मान है
जो एसी जितनी समय में आपकी ऊष्मा जनरेट करती है उतनी ही समय में डीसी अगर उतनी जनरेट कर दे, उतनी ही समय में उसी टाइम के अकॉर्डिंग ही उतनी एसी डीसी क्या कर दे आपकी, उतनी ही ऊष्मा जनरेट कर दे, वह उसका क्या कहलाती है, आरएमएस मान कहलाती है। आरएमएस मान का एक दूसरा और मैं आपको बता दे रहा हूं, आरएमएस निकालने के लिए आरएमएस इक्वल टू होता है आई मैक्स अपॉन √2, आई मैक्स अपॉन √2। यदि √2 को 1 अपॉन में भाग देंगे तो इसकी वैल्यू आती है 0.707 आई मैक्स। ये आपकी सेकेंड वैल्यू हो गई। आपको इस तरह भी निकाला जा सकता है, मेरी बात समझिए, आरएमएस, आईआरएमएस या ईआरएमएस या वीआरएमएस निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, इसकी आपकी मैक्सिमम वैल्यू रखनी है, उसी की आपकी मैक्सिमम वैल्यू रखनी है और उसमें √2 का क्या कर देना, भाग देना है। यदि √2 में यदि भाग देना नहीं आए तो सीधे सीधे आपको 0.707 में क्या करा देना है बेटा, मल्टीप्लाई करा देना है, तो आपकी दिक्कतों को पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसका फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका आता ही आता है, एक आईआरएमएस में आता है, दूसरा आपका आता है वीआरएमएस में। तो कुछ ना करना है, उसका मैक्सिमम वैल्यू, वोल्टेज लिया है, वोल्टेज का आरएमएस निकालना है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू अपॉन √2 या 0.707 से सीधे सीधे मल्टीप्लाई करा दीजिए तो वैल्यूएशन आपकी तुरंत निकल आएगी। समझ रहे हैं मेरी बात को। अब हम आएंगे एवरेज वैल्यू क्या होती है। एवरेज वैल्यू को आप लोग देखेंगे क्योंकि हमारे पास समय क्या है, कम है। समझ रहे हैं मेरी बात को। एवरेज वैल्यू आप बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिए। इसमें आपकी पूर्ण साइकिल के बारे में जिक्र किया गया था, यानी पूरी साइकिल के बारे में, पूरे चक्र के बारे में जिक्र किया गया था। हम अब एवरेज में निकालते समय हम लोग हाफ साइकिल के विषय में चर्चा करेंगे। देखिएगा, एवरेज वैल्यू के बारे में हम लोग देखेंगे। एवरेज वैल्यू के बारे में आपको बताया था, मैंने आपको जब आरएमएस वैल्यू बता रहा था मैंने आपको बताया था ये पूर्ण साइकिल के लिए अप्लाई होता है, ये आपकी हाफ साइकिल के लिए अप्लाई होता है। मैंने आपसे ये बताया था हाफ साइकिल में, हाफ साइकिल आप समझिएगा, हाफ साइकिल ये आपकी क्या हुई, हाफ साइकिल हुई, ये आपकी क्या हो गई, पूर्ण हो गई, ये फिर हाफ हो गई, ये आपकी क्या हो गई, पूर्ण हो गई। मेरी बात समझिएगा, मैं आपको बताने क्या वाला हूँ। हाफ साइकिल में जो आपकी वैल्यू आती हैं, जो इफेक्टिव वैल्यू आती हैं, जो तत्कालिक वैल्यू आती है, मैंने कहा कि हाफ साइकिल पे यहाँ पे I1 चला, यहाँ पे I2 चला, समझिएगा I1, इधर पे I2 चला, इधर पे I3 चला, इधर पे I4। हाफ साइकिल की बात करेंगे, केवल ओनली फॉर हाफ साइकिल की बात करेंगे, बाकी और किसी पे चर्चाएं नहीं करेंगे। सपोज करिए हाफ साइकिल पे औसत निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, औसत बराबर क्या होता है, चाल बटे समय, वो चाल औसत चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है बेटा, आपने पढ़ा होगा, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, आपने ये तो पढ़ा होगा ना। और औसत चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय। अब आपको मैं एक और बता दूं, ये तो चीजें आपने पढ़ी होगी। औसत बराबर आपने पढ़ा होगा आपकी कुल योग बटे उनकी संख्या, योग बटे संख्या। औसत बराबर आपने क्या पढ़ा है बेटा, औसत बराबर आपने पढ़ा है योग बटे संख्या, योग बटे संख्या। अब जितनी का योग करेंगे उतनी ही तो संख्या का भाग देंगे, मेरी बात समझिएगा। इधर भी मैंने कह दिया हाफ साइकिल की, तो हाफ साइकिल के लिए आपकी तत्कालिक वैल्यू क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या है बेटा, तत्कालिक वैल्यू जो आपकी है इंस्टेंटेनियस वैल्यू आपकी कितनी है, 4 है। और जितनी आपकी 4 है तो मेरी बात समझिएगा, औसत एवरेज वैल्यू, औसत मान निकालना है तो कुछ नहीं करना है, योग किनका, इनका सभी वैल्यू का, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 बटे इनकी संख्या है कितनी, 4 है, तो 4 का नीचे भाग दे देंगे। ये आपका ये क्या होगा, औसत मान हो गया। मैं कहना ये चाहता हूँ जितनी आपकी प्रत्यावर्ती राशियों की, चाहे वोल्टेज हो चाहे धारा, सबकी इंस्टेंटेनियस वैल्यूओं का योग बटी उनकी संख्या अगर रख देते हैं तो औसत वैल्यू तुरंत आपकी फाइंड आउट हो जाती है। ये आपका मैं वो टॉपिक बता रहा हूं कि आपको न्यूमेरिकल लगाने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना जाए, मेरी बात समझिएगा। क्योंकि हम लोग लैंग्वेज तो पढ़ लेते हैं लेकिन उनके बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल नहीं कर पाते हैं। तो मोटिव हमारा ये है कि हम आप लोग को न्यूमेरिकल भी सिखा दें साथ साथ में, समझ रहे हैं मेरी बात को। उसके बाद में आप देखिएगा पीक फैक्टर या क्रेस्ट फैक्टर के नाम से जाना जाता है, पीक फैक्टर को क्रेस्ट फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। मैं आपको बताऊंगा कि इफेक्टिव वैल्यू क्या होती है, इफेक्टिव वैल्यू को ही आरएमएस वैल्यू के नाम से भी जाना जाता है। मैं आपको ये सब बताऊंगा, देखते जाइए। पीक फैक्टर और क्रेस्ट फैक्टर होता क्या है, दोनों एक ही है।
है क्या, दोनों एक ही है, लेकिन केवल अंतर क्या है, अंतर में ही आपको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि अंतर है क्या। दोनों वैल्यूएशन एक होने की वजह से नॉर्मली तौर से आपका पीक पॉइंट ही आता है। आता क्या लिख के, पीक पॉइंट आता है, पीक फैक्टर लिख के आता है। अब पीक से समझ जाइए, पीक माने उच्चतम, और उच्चतम वैल्यू को समझने के लिए आपको यानी मैक्सिमम वैल्यू, उच्चतम मींस मैक्सिमम वैल्यू। अब एक वैल्यू तो होगी आपकी मैक्सिमम, क्या होगी, एक वैल्यू तो होगी मैक्सिमम, जिसे बोलते हैं शिखर वैल्यू। क्या बोलते हैं बेटा, शिखर मान के नाम से, ये शिखर मान यानी कह सकते हैं पीक वैल्यू के नाम से भी जानते हैं। मैंने आपको बताया था, आप यदि धारा का कर्व बनाएंगे तो आपका धारा मैक्स होगी, यदि आप वोल्टेज का कर्व बनाएंगे तो आपकी वोल्टेज मैक्स होगी, ये सब चीजें हो जाएंगी। जिस प्रकार अपना वी मैक्स धारा का लिया है, उस प्रकार मैं वी मैक्स किसका लिख सकता हूँ, वोल्टेज लिख सकता हूँ। वोल्टेज का शिखर मान ये लिख सकते हैं, वोल्टेज का शिखर मान, शिखर मान। अब मेरी बात समझिएगा, ये आपका वोल्टेज का क्या होगा, शिखर मान हो गया। मैंने आपको एक छोटा सा मैंने आपको पॉइंट बताया था, आरएमएस वैल्यू को इफेक्टिव वैल्यू के नाम से भी जाना जाता है। आरएमएस वैल्यू को इफेक्टिव वैल्यू के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस लैंग्वेज में मैंने आपको बताया था जो आपकी इफेक्टिव वैल्यूओं के वर्गों का योग ही किया गया था। मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से पिछली आप देख लीजिएगा, इफेक्टिव वैल्यू के वर्गों का योग किया गया था, इसलिए आरएमएस वैल्यू को इफेक्टिव वैल्यू के नाम से भी जाना जाता है। मेरी बात समझिएगा, क्योंकि मैं ये लैंग्वेज मैं इसको बताने के लिए मुझे ये बताना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में देखिए, अब आप देखिए कि पीक फैक्टर, तो चूंकि फैक्टर है इसलिए के फॉर क्या होता है, फैक्टर का गुणांक होता है। अब चूंकि हम पीक की बता रहे हैं इसलिए क्या हो जाएगा, के पी, पीक फैक्टर अर्थात के पी, राइट। उसके बाद में आप देखिएगा पीक फैक्टर बराबर होता क्या है बेटा, किसी प्रत्यवर्ती राशि के शिखर मान, शिखर मान अपान आरएमएस मान, या कह सकते शिखर मान या आरएमएस मान कह सकते हो, या कह सकते हो आरएमएस मान कह सकते हो, या मैंने आरएमएस मान की क्या बताया, मैंने इफेक्टिव वैल्यू बताया, ये इफेक्टिव वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू। आप देखिए मैं इस लैंग्वेज को बहुत अच्छा आसानी तरीके से बना सकता हूं, समझिएगा आसानी तरीके से कैसे, किसी प्रत्यवर्ती राशि के शिखर मान तथा उसी राशि के इफेक्टिव वैल्यू का अनुपात क्या कहलाता है बेटा, पीक फैक्टर कहलाता है। ये आपका हो गया पीक फैक्टर। जैसे सपोज करिए कि हमने इसका मैक्स वैल्यू ले ली, क्या ले ली बेटा, हमने इसकी मैक्स वैल्यू ले ली। मैक्स वैल्यू लेने के बाद आरएमएस वैल्यू यदि हम धारा की ही ले रहे हैं तो आई मैक्स बराबर मैंने क्या देखा, आई आरएमएस बराबर मैंने आपको बताया था, आई आरएमएस बराबर मैंने क्या बताया था आपको, आई मैक्स बटी अंडर रूट क्या बताया था, 2 बताया था, आई मैक्स अपॉन अंडर रूट 2। तो इफेक्टिव वैल्यू, इसी आरएमएस वैल्यू को इफेक्टिव वैल्यू कहते हैं। तो नीचे रखेंगे आई मैक्स अपॉन अंडर रूट 2। तो आई मैक्स से आई मैक्स क्या हो जाएगा बेटा, कट जाएगा, ऊपर जाएगा अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 की वैल्यू क्या होती है 1.41414। ये आपकी क्या हो गई, आपकी आरएमएस वैल्यू हो गई, क्या हो गई, पीक फैक्टर 1.414, ये आपकी पीक वैल्यू हो गई, क्या हो गई, पीक वैल्यू हो गई। पीक वैल्यू कितनी होती है, पीक फैक्टर की वैल्यू आपकी हो गई 1.414। समझ आया मेरी बात को। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ फ्रॉम फैक्टर क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम फैक्टर के बारे में। तो फ्रॉम फैक्टर को आपको अंत तक देखना है क्योंकि ये लास्ट है फ्रॉम फैक्टर, क्योंकि ये आपका छूटने ना पाए। फॉर्म फैक्टर बराबर होता क्या है, फ्रॉम फैक्टर बराबर होता है इफेक्टिव वैल्यू अपन एवरेज वैल्यू। समझ रहे हैं मेरी बात को, इफेक्टिव वैल्यू अपन एवरेज वैल्यू। इफेक्टिव वैल्यू किस चीज की हो सकती है, इफेक्टिव वैल्यू मींस कह दिया यार मैंने आरएमएस वैल्यू भी कह सकते हैं, इफेक्टिव वैल्यू कह सकते हैं बेटा, आरएमएस वैल्यू भी कह सकते हैं। तो किसी चीज की आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, उसी राशि का मैक्स वैल्यू अपॉन रूट 2 का क्या करते हैं बेटा, डिवाइड करते हैं। यदि रूट 2 का डिवाइड नहीं करना चाहते हैं तो एक वैल्यू और है जो आपकी डिवाइड की हुई होती है, आपको सीधे क्या कराना है बेटा, मल्टीप्लाई कराना है। तो आप चाहे ये रख के संतुष्ट कर दीजिए, चाहे ये रख के संतुष्ट कर दीजिए। मैं धारा पे ले रहा हूं तो धारा पे उसकी एवरेज वैल्यू भी लेंगे, धारा पे क्या लेंगे बेटा, उसकी एवरेज वैल्यू भी लेंगे। तो धारा पे एवरेज वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, क्या नहीं बताया था, 0.637 आई मैक्स। क्या बताया था मैंने, आई मैक्स। ये धाराओं का क्या होता है बेटा, बहुत ही मैक्सिमम पॉइंट होता है 0.637 ये आपकी क्या होती है, एवरेज वैल्यू होती है। जिस प्रकार मैंने उसकी वैल्यू की योग बताया था उसी प्रकार एवरेज वैल्यू भी
होती है। समझ रहे हैं मेरी बात को। उसके बाद में इन वैल्यू को रखने के बाद में आप देखिए 0.707 आई मैक्स RMS इफेक्टिव वैल्यू की जगह इफेक्टिव वैल्यू रख दीजिए, एवरेज वैल्यू की जगह एवरेज वैल्यू रख दीजिए। एवरेज क्या होगी 0.637 आई मैक्स, आई मैक्स से आई मैक्स चला जाएगा तो आपके पास में इनके इससे डिवाइड करेंगे तो 1.11 की वैल्यू निकलेगी। अर्थात मैं फ्रॉम फैक्टर की वैल्यू बता रहा हूँ, इसलिए फ्रॉम मैंने एफ या कह दिया जाए। इसे रूप गुणांक के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम जाना जाता है बेटा? रूप गुणांक के नाम से भी जाना जाता है। ये आपके टॉपिक्स मैंने आपको सभी तरीके से अच्छी तरीके से खत्म कर दिए। आई होप आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि हाँ दोस्तों, यदि इस चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि ये नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।